नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12वीं की भास्वती। जो हम पढ़ रहे हैं उसी का तीसरा चैप्टर प्रजानुरंजको नृपः, अर्थात प्रजा का अनुरंजक पालन करने वाला ऐसा राजा, उसी का आज भाग 2 लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए देखिए स्क्रीन पर कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रित भास्वती द्वितीय भाग प्रजानुरंजको नृपः अनुवाद भाग 2, अर्थात पहला भाग हम कर चुके हैं। पहले भाग में बतलाया गया है कि महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्यांश के प्रथम सर्ग से यह हमारा पाठ अवतरित किया गया है। इसमें महाकवि कालिदास ने बहुत सारे राजाओं के गुणों पर चर्चित करते हुए कि राजा कैसा होना चाहिए, वैवस्वत मनु के समान, रघुवंशियों के समान राजा होना चाहिए। इन सारी चर्चाओं पर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यहां पर क्या है प्रकाश डाला है। उसी क्रम में यहां से हम आगे चलते हैं, उसी का दूसरा क्रम बतलाते हैं। जरा देखिएगा, इससे पहले भाग में हमारा अर्थ कहां तक पहुंच चुका था। 2 श्लोकों में महाकवि कालिदास दर्शाते हैं कि रघुवंशियों का यह उद्देश्य था क्या, कि जो धन एकत्रित करना है जिससे हम प्रजा का पालन कर सकें, ठीक है ना, जो दान कर सकें, धन को एकत्रित करना कर के द्वारा, और वही हम दान कर सकें, और ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए जीतने की इच्छा रखने वाले और यौवन अवस्था में विषय भोग करने की इच्छा रखने वाले, विवाह संतति करके संतान उत्पत्ति को, संतान पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए ऐसी इच्छा रखने वाले राजा मनु के कुल संतति में ऐसे रघुकुल के लोग हुए। इस प्रकार की उन्होंने चर्चा की कि राजा ऐसा होना चाहिए। उसी क्रम में हमारा दूसरा पैराग्राफ आया है, दूसरा भाग आया है, अनुवाद भाग 2। देखेंगे दूसरे अनुवाद भाग 2 में क्या कह रहे हैं। रघुणामन्वयम् बक्षे तनुवाग् विभगवोऽपि सन् तदय गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः वैश्वतो मनुर्नाम माननीया मनीषिणाम् आसीन महीक्षितामाद्यः प्रणव छन्दसामैव प्रणव छन्दसामविव रघुणाम अन्वयम् बक्षे, ऐसे रघुकुल वंशीय, ऐसे रघुकुल वंशीय कौन, तनुवाग विभगवो भवो अपिशन, अर्थात जो अल्प वाणी के द्वारा सामर्थ, कम बोलने वाले ऐसे राजा, तद गुणैः अपने गुणों के द्वारा, कर्णम आगत्य सुन करके भी, चापलायो चंचलता के द्वारा मैं इनका वर्णन करता हूं। जो चंचलता के द्वारा राजा अपने कम बोलने वाले और क्या रघुनाम बक्षे, ऐसे रघुकुल का मैं क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। कौन कह रहे हैं, कालिदास कह रहे हैं। देखें दूसरे में उन्होंने कहा वैवस्वतो मनुर्नाम माननीय मनीषिणाम, जो वैवस्वत मनु राजा हुए, अर्थात जो वैवस्वत कुल के राजा हुए, उस मनु नाम, ऐसे मनुर नाम कौन, माननीय मनीषिणाम, जिनकी यश और पताका कैसे, वेदों में जिस प्रकार से ओमकार की प्रणव छंदांशाम एव, जैसे छंदों में, वेदों में ओमकार की प्रधानता है, सम्माननीयों में जिसका सम्मान सर्वोपरि है, ऐसे रघुकुल के कौन, वैवस्वत मनु, राजा मनु का मैं वर्णन करता हूं। ऐसे हमारे राजा मनु हुए, रघुकुल में ऐसे राजा मनु हुए। देखिए यहां पर बहुत सारी चर्चाएं, ये तो केवल मोटा मोटा अर्थ आपको दे रहा हूं, अभी आपको एक एक शब्दों पर चर्चा करेंगे। उस पर देखें कि कालिदास क्या छटा बिखेर रहे हैं, किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। आपका शीर्षक भी यही है, प्रजानुरंजकः नृपः, ये शीर्षक है हमारा तृतीय पाठ का, वही यहां पर कहा जा रहा है। देखें जरा अन्वय को देख लें, अन्वय को देखें, उसके बाद आगे देखेंगे। तद गुणैः, क्या लिखा है,
तद गुणई, तृतीया का बहुवचन। तब गुणों के द्वारा तृतीय बहुवचन लगा है, तो तृतीय बहुवचन में क्या है, याद रख लेना कि तृतीय का कारक चिन्ह है के द्वारा, गुणों के द्वारा। कर्णम आगत्यो, कानों के द्वारा सुन करके, आगत्य आकर के, तन बाग भी सौनापि संचापलायो, अपनी चंचलता के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, कम बोलने वाले भी अपनी चंचलता के द्वारा प्रचोदिता, कौन, अहम रघुणाम अन्नवयम बक्षे, मैं कालिदास, अहम किसके लिए आया, कालिदास के लिए। मैं कालिदास क्या कर रहा हूं, रघुनाम, रघुकुल के इस वंश का वर्णन कर रहा हूं, रघुकुल के क्या वंश का वर्णन कर रहा हूं। छंद शाम प्रणवः युव मनीषणाम माननीय महीक्षिताम आद्य वैवस्वत नाम मनोरासीत। देखे, छंद शाम, छंद किसके लिए कहा गया है, वेदों के लिए। छंद किसके लिए, वेदों के लिए कहा गया है। जिस प्रकार वेदों में प्रणवत छंद, प्रणवत माने ओमकार, प्रणवः ओमकार, ओम के समान, यु माने समान, मनीषिणाम माने सम्माननीय, और विद्वानों में, मनीषियों में, विद्वानों में जो सम्माननीय का पात्र है, ऐसे मही, पृथ्वी, क्षिति, पूरी पृथ्वी पर धारण करने वाले आद्य वैवस्वत, आज के मनु, वैवस्वत नाम मनु हुए थे। पृथ्वी पर कौन हुए थे ऐसे, जिस प्रकार से वेदों में ओमकार और सम्माननों में जो माननीय, सम्माननीयों में जो सबसे अग्रणीय थे, ऐसे हमारे पृथ्वी पर कौन हुए, वैवस्वत मनु हुए। यहां पर कौन कह रहे हैं, कालिदास। अब यहां देखेंगे, आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, आगत्य बन गया। तनु बाग भी भव, बाग भी बना हुआ है, जो बाग धातु से बाग भी बना हुआ है, तो यहां वाणी के लिए आया है। चापलाय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, प्रचोदिता, प्र उपसर्ग पूर्वक चुद धातु से यहां पर कित प्रत्यय लग करके प्रचोदिता बनता, ठीक है ना। और प्रचोदिता का मतलब होता है यहां क्या, वर्णन करना, उनके सम्मान में मैं वर्णन करता हूं। वक्षये, सप्तमी का एक वचन। छंदसाम, वेदों के लिए कहा गया, प्रणवः ओमकार, युव लग गया है तो के समान, तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार के समान, ठीक है। और मनीषिणाम, षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। माननीय, अनियर प्रत्यय लग गया, अनियर प्रत्यय। महीक्षिताम, महीक्षिताम, ठीक है ना। आद्य वैवस्वतः नाम मनु आसीत, ऐसे राजा मनु हुए। देखें जरा आगे, देखेंगे क्या कह रहे हैं, शब्दार्थ देखें जरा, शब्दार्थ क्या कह रहे हैं। अन्वयम, अन्वयम का मतलब वंश के विषय में, किसके विषय में, ऐसे राजा रघुकुल के वंश के विषय में क्या करता हूं, बोले वक्षे माने कहूंगा, कौन, कालिदास। तनुवाग विभवः माने वाणी के अल्प सामर्थ्य से युक्त, कर्णम आगत्य माने सुन करके, चापलाय, चपलता के लिए, चपलता के लिए, प्रचोदिता, प्रेरित किया गया, प्रेरित किया गया, चपलता के लिए प्रेरित किया गया। देखें जरा आगे, देखेंगे उसी के क्रम में आगे। मनीषिणाम माने विद्वानों, मनीषिणाम मतलब विद्वानों में, महीक्षिताम माने राजाओं में, राजाओं में श्रेष्ठ। प्रणवः ओम शब्द, छंदसाम माने वेदों में, छंदसाम मतलब वेदों में, छंदसाम में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए वेदों में का अर्थ निकलेगा। मनीषिणाम में षष्ठी, महीक्षिताम में भी षष्ठी। देखें जरा प्रसंग क्या कह रहा है, प्रसंग जरा देखें। प्रस्तुत श्लोक कवि श्रेष्ठ कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिए गए हैं। कालिदास रघुवंश के राजाओं के गुणों से प्रेरित होकर के उनके वंश का वर्णन करते। किसका वंश का वर्णन, रघुकुल के राजाओं के। अब इसमें उन्होंने सरलार्थ दिए, ये प्रसंग है कि इसमें वर्णन है रघुवंशियों के गुणों को सुनकर के वाणी के अल्प सामर्थ्य से, वाणी के अल्प सामर्थ्य मतलब कालिदास भी ये कह रहे हैं कि मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सामर्थ्य कर रहा हूं उनके वर्णन में,
मैं उनके लायक नहीं हूं, उनका वर्णन करने लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो मैंने सुना है तो गुणों को सुनकर के वाणी के अल्प सामर्थ्य से मैं थोड़ा सा सामर्थ्य कर रहा हूं, थोड़ा सा हिम्मत जुटा रहा हूं उनका वर्णन करने के लिए। रघुवंशियों के गुणों को सुनकर वाणी के अल्प सामर्थ्य से युक्त होने पर भी चंचलता से प्रेरित होकर रघुवंश का वर्णन करूंगा। स्वयं वो कह रहे हैं मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे महान राजाओं का वर्णन कर सकूं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटा करके उनके गुणों का जो मैंने सुना है, उनके यशो गान को उस प्रकार से मैं रघुवंश में क्या कर रहा हूं, समाहित कर रहा हूं, उसमें वर्णन करूंगा। जिस प्रकार से बोले, जिस प्रकार से वेदों में ओमकार की, जिस प्रकार से वेदों में ओमकार की महानता है, विद्वानों में, सम्माननीय राजाओं में, विद्वानों में जैसे विद्वानों में और सम्माननीय राजाओं में जो प्रथम है, अर्थात विद्वानों में अग्रणीय और पूज्य वैवस्वत नामक मनु हुए। मनु बहुत विद्वान थे और राजाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। जो पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज करते थे, वही राजा मनु और शतरूपा की संतान हैं हम। ये वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि हम सब क्या हैं, मनु और शतरूपा की संतान। ब्रह्मा ने जब सृष्टि का सृजन किया तो मनु और शतरूपा की संतान से सृष्टि से सृजन किया। आगे देखें भावार्थ क्या है, जरा देखेंगे। भाव इसमें भावों का अर्थ क्या। महाकवि कालिदास रघुवंशियों की फैली प्रसिद्धि का वर्णन करते, उनकी प्रसिद्धि के समक्ष अपनी वाणी को कम बताते, अपनी वाणी को कम बता रहे हैं। और इसी वंश में एक वैवस्वत मनु नामक राजा हुए, जो कि विद्वानों में श्रेष्ठ तथा पहले राजा थे, सबसे पहले राजा थे। भावार्थ संस्कृत में जरा भावार्थ देखें। महाकवि कालिदास रघुणाम प्रसिद्धि वर्णयति वैवस् स्वभाग वैभवम चापलम अंगीकरोति तेषां प्रसिद्धे अपेक्षया अस्मिन् एव वंशे वैवस्वतः मनु नाम राजा बभूव। यह विद्वत्सु श्रेष्ठा प्रथमा राजा चा आसीत। वही चीज यहां पर भी है। देखें, महाकवि कालिदास ने रघुकुल के प्रसिद्ध, रघुवंशियों की फैली प्रसिद्धि का वर्णन किया है और स्वभाग अपनी वाणी को चा अल्पम कम बतलाते हुए अंगीकरोति उसका वर्णन किया है और प्रसिद्धि की अपेक्षा और उनकी प्रसिद्धि का क्या है यहां वर्णन किया है। अस्मिन एव वंशे, इस वंश में वैवस्वत नामक मनु नाम के राजा हुए, बभू माने हुए, और यह जो विद्वानों में श्रेष्ठ प्रथम राजा इस पृथ्वी पर हुए थे। समझ में आया। आगे देखेंगे, यहां पर देखें चा अल्पम में दीर्घ संधि है, स्वबाग वैभम, बाक वैभम व्यंजन संधि है, और बभूव यहां लिट लकार है, परोक्ष लिट। विद्वत्सु षष्ठी विभक्ति लगी, सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। विद्वानों में वर्णयति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, महाकवि कालिदास प्रथमा। आगे देखें, संधियां दी हुई हैं, संधियों को देखें। तनुवाक विभवो अपि, तनुवाक प्लस विभव प्लस अपि। यहां देखना है कौन सी संधि है इन पदों में सबसे महत्वपूर्ण। देखें, तनु वाक, तनु वाक प्लस विभवा, पहले यहीं तक लेंगे, फिर इसके बाद अपी को इसमें शामिल करेंगे। पहले यहां देखें, अब यहां वाक विभवा लिखा हुआ है तो सबसे पहले यहां हल संधि लगेगी। हल संधि के अंतर्गत एक जस्त संधि आती है। कौन सी? जस्त संधि। जस्त संधि क्या है ये थोड़ा सा आपको जानना है। जसत्व संधि में एक सूत्र रहता है झलाम, जशो झसी, झलाम झस झसी। झलाम झस झसी जो हमारा सूत्र है, झलों के स्थान पर जस आदेश होता है, बाद में झस परे रहते। एक आता है झलाम जसो अंते, वो भी इसी का सूत्र है।
तो इसका मतलब ये है कि ये अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में परिवर्तन, जैसे का है तो गा में परिवर्तन, का खा गा, चा है तो चा छा जा में परिवर्तन, ठीक है, और पा है तो पा फा बा में परिवर्तन। इस प्रकार से सारे हमारे जो वर्ग हैं वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ का है तो का के स्थान पर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। क्या होगा, गा। तो तनु वाग, तनु वाग प्लस विभव, विभव। अब इसको जब वर्ण सम्मेलन करते करेंगे तो देखें जरा, तनु वाग विभव, ये बन जाएगा तनु वाग विभव, बन गया। अब बात करते हैं कि इसमें अपी भी है, अपी है ना हमारा अंतिम पद, देखें जरा, यहां अपी है, और जब अपी है तो अपी को क्या करेंगे, विसर्ग के बाद यहां हमारा आ दिया हुआ है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा उत्त संधि के आधार पर, ठीक। तो यहां विसर्ग संधि लगेगी हमारी उत्त संधि, तनु वाग विभवो पी, आ ऐसे हो जाएगा, ये बन जाएगा तनु वाग विभवो पी। समझ में आया। तो यहां कौन सी संधि लग जाएगी, विसर्ग की अंतर्गत, कौन सी, विसर्ग की अंतर्गत रहेगी लेकिन उत्त संधि रहेगी। कौन सी संधि, उत्त संधि रहेगी। तो ये आपको समझ में आया कौन सी संधि रहेगी। यहां हमारी रहेगी पहले जस्त संधि, झलाम जसु अंते, फिर इसके बाद आ जाएगी हमारी विसर्ग संधि जो अपी है, विभवा प्लस अपी। चले आगे देखें, फिर लिखा हुआ है तद गुणई, तत् प्लस गुणई। क्या लिखा है, तत् प्लस गुणई दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखना कि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देते जाएंगे और सूत्रों को निकालते जाएंगे कौन सी संधि है। तो इसमें भी व्यंजन संधि है, लेकिन व्यंजन के अंदर भी हमारी कौन सी, जस्त संधि लगेगी। कौन सी, जस्त संधि लगेगी। अभी जो मैंने जस्ट इसके पहले बतलाई है, तो आप भी उस पर ध्यान देंगे कि कौन सी संधि है, झलाम जशो झसी, झलाम झस झसी, ये सूत्र रहेगा। और ता वर्गे अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में, दा में, ता था दा, तो दा में परिवर्तन होगा तो हो जाएगा तद। क्या होगा, तद प्लस गुणई, गुणई वर्ण सम्मेलन कृते कर दोगे तो बनेगा हमारा क्या, तद गुणई बनेगा ना, तद गुणई। अब बात करें कि तद गुणई कहां से है, तो तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का बहुवचनांत पद है। क्या है, बहुवचनांत, बहुवचनांत पद है, बहुवचनांत, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, जस्त संधि हो जाएगी, झलाम जस जसी, याद रहेगा। चलें अब बात करें वैवस्वतो हो मनु, वैवस्वतः मनु, देखें जरा, वैवस्वतः प्लस मनु, ये आ गया। तो यहां पर हमारी विसर्ग संधि, वो तो देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सी संधि है, विसर्ग है। लेकिन जब विसर्ग है तो उस विसर्ग का पता करना पड़ेगा कि विसर्ग के अंतर्गत भी कौन सी है। तो आपको मैं बता दूं कि यहां उत्त संधि होगी। क्या होगी, उत्त संधि। उत्त संधि इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर वास्तविकता में तो ऊ ही होता है। क्या होता है, ऊ, वही वसवतः कि ऊ की विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाएगा, मनु लग जाएगा, ठीक। और आ और ऊ, का आ और ऊ मिलकर के ओ गुण करेगा, फिर यहां पर हमारा क्या होगा, ओ हो जाएगा, वसवतः की जगह वसवतो हो जाएगा, ओ हो जाएगा, प्लस मनु, वर्ण सम्मेलन कृते करोगे, वै वस वतो मनु, ये हमारा पद बन जाएगा। तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग और विसर्ग के अंतर्गत उत्त संधि। यहां तक हो गया। आगे देखें, फिर दिया हुआ है मनुर नाम। क्या दिया है, मनुर नाम। मनु
प्लस नाम, मनुः प्लस नाम। देखें जरा, विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीयस्य सः सूत्र लगेगा विसर्ग संधि में, तो यहां बनेगा मनु, मनुः सा हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर, नाम जुड़ जाएगा। इस सूत्र के द्वारा हुआ है सा, याद रखना। फिर सा के स्थान पर एक सूत्र लगेगा सस जुसो रू। कौन सा? सस जुसो रू। तो सस जुसो रू लग जाएगा, तो यहां बनेगा मन रू। क्या बनेगा? मन रू। मन रू हो गया और नाम जुड़ गया। अब बात करेंगे हम सस जुसो रू के बाद, तो यहां उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक, इससे इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। तो यहां उ की इत संज्ञा तो हो जाएगा मन र प्लस नाम होगा, प्लस नाम। अब ना है, जैसे हमारा रा है, अब रा को ऊर्ध्वगमन कर देंगे। क्या कर देंगे? ऊर्ध्वगमन। तो क्या बनेगा? ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। मनो रा है, तो रा हमारा कहां जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ना के ऊपर। यह हमारा मनोर नाम क्या बन गया? मनोर नाम। और मनोर नाम बन गया है तो मनुः नाम। ठीक है, तो कौन सी संधि इसमें? विसर्ग। विसर्ग रुत्त संधि हो जाएगी। कौन सी? रुत्त संधि, रुत्त संधि। ठीक है ना, यहां पर रुत्त संधि होगी। आगे देखें, फिर दिया माननीयो मनीषिणाम, माननीयो मनीषिणाम, माननीयो माननीयः मनीषिणाम, मनीषिणाम, माननीयः मनीषिणाम। फिर यहां पर वही विसर्ग के स्थान पर उत्त संधि लगेगी। कौन सी? उत्त संधि। माननीयः प्लस मनीषिणाम, उत्त संधि लग जाएगी। मनीषिणाम। तो यहां कौन सी संधि होगी हमारी? उत्त, उत्त संधि होगी विसर्ग की। ठीक है ना, चले आगे देखेंगे। आसीन महीक्षितामाद्य। देखें जरा, आसीत सबसे पहले होगा आसीत, आसीत प्लस मही छिता म प्लस आद्य। ठीक, तो यहां ता है, तो यहां लगेगी अनुनासिक संधि। कौन सी? अनुनासिक, अनुनासिक संधि लगेगी। और अनुनासिक संधि यहां लगेगी तो ये अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन करेगी। अनुनासिक का मतलब यही है। तो ता वर्ग अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में जाएगा, तो आसीन क्या होगा? आसीन प्लस मही छिताम, मही छिताम और आद्य, ज्यों का त्यों। अब इसमें इसको जोड़ें, उसमें उसको जोड़ दें सीधा सीधा, तो क्या बनेगा? आसीन महीक्षिता माद्य। आ जुड़ जाएगा ना, बड़ा आ हो जाएगा, तो माँ हो जाएगा बड़ा। ठीक है ना, तो यहां बन जाएगा माद्य और विसर्ग लग जाएगा। आसीन महीचिता माध्य। देखिए ये बन गया। तो इसमें हमारी संधि कौन सी होगी? अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि। और यहां पर तो व्यंजन संधि आप मान के चलिए, पूरा टोटल देखें तो व्यंजन संधि, क्योंकि अनुनासिक व्यंजन का ही भेद है, याद रखिए। फिर लिखा है प्रणवत छंद सामेव। क्या लिखा है? प्रणवत छंद सामएव। देखें जरा,
प्रणवश्छंदसाम्यु, प्रणवः प्लस छंद साम प्लस इव, ये दिया हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले तो विसर्ग के स्थान पर हमारा सा होगा, विसर्जनीय से सा होगा। फिर बनाएंगे हम प्रणवः की जगह प्रणवस प्लस छंद शाम प्लस इव, इतना हमारा बन जाएगा। यहां लगेगा इश्चुत्त संधि। कौन सी? इश्चुत्त। तो इश्चुत्त का मतलब होता है स्तोह, इश्चुना, इश्चु। स्तोह इश्चुना, ये सा के स्थान पर ये सा, ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग। तो सा के स्थान पर क्या होगा? प्रणव श छंद शाम प्लस इव छाम। ठीक है, अब इसको जोड़ें तो ये बनेगा प्रणवस छंद शाम, माँ में ई जुड़ जाएगी, इव, प्रणवस छंद शाम इव। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे जुड़ जाएगा। तो यहां पर संधि होगी हमारी कौन सी? विसर्ग संधि ही मानी जाएगी। लेकिन विसर्ग के अंतर्गत पहले इश्चुत्त संधि, पहले यहां लगेगा विसर्जनीय से सहा, फिर लगेगा इश्चुत्त का सूत्र, इश्चुत्त होकर के सा हो जाएगा। आगे देखें, आगे देखेंगे अगला हमारा पद परिचय। शब्द रूपों पर आधारित हमारा क्या होगा? पद परिचय होगा। जरा देखें, रघुनाम क्या दिया हुआ है? रघुनाम, रघु, रघु शब्द रहेगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। रघुनाम बनेगा जैसे रामानाम वैसे ही रघुनाम। लेकिन यहां पर कैसे रघुनाम बनेगा? ये गुरु के समान बनेगा, गुरुनाम वैसे ही रघुनाम। जैसे गुरवः, बहुवचन बता रहा हूं, ये बहुवचन है। गुरवः, गुरून्, गुरुभिः, गुरुभिः, गुरुभ्यः, 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 गुरुणाम, गुरुणाम, गुरुषु, गुरुसु। ये अब यही इसी के समान चलेंगे हमारे रघु के रूप। ठीक, रघुवः, रघून, रघुवः, रघून, रघुभी, क्या बनेगा? रघुभी, रघुभ्यः, रघुभ्यः, रघूणाम, रघुसु, रघुसु। समझ में आ गया ना? देखें तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हमारा बना हुआ है क्या? रघुनाम। ठीक है ना? तो रघुनाम समझ में आया, आपका षष्ठी विभक्ति हो गया। षष्ठी विभक्ति समझ में आया। अब षष्ठी विभक्ति में रघुनाम बना, इसी प्रकार से जितने भी उकारांत हमारे पुल्लिंगवाची होंगे सारे ऐसे बन जाएंगे। चलिए बात करें, इसमें मूल शब्द रघु है और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हमारा पद है, तो देख लिया हमने, ये इसमें क्या हो गया? रघुनाम हो गया। चलें आगे देखें, फिर लिखा हुआ है गुणैहि। गुणैहि देखा तो इसमें मूल शब्द क्या है? गुण। गुण है तो इसमें छोटा आ है, छोटा आ है तो इसमें देख लेना है कि बहुवचन का पद लगा है तो बहुवचन के ही सारे देख लेते हैं बहुवचन में। ठीक, तो राम, राम के आधार पर ही देखेंगे गुण के, राम के आधार पर ही क्या देखेंगे? हम क्या देखेंगे? राम के गुण के देखेंगे। देखें जैसे ये बना हुआ है बहुवचन में, रामाः बनता है, गुणाः, गुणे, गुणानि। ठीक, तो ये बनेगा हमारा, लेकिन रामाः, रामा तो गुणाः बनेगा, गुणाः बहुवचन।
रामाः बहुवचन, देखो एक समान बन रहे हैं। रामाः रामान, गुणान, देखें गुणान, रामैः, तो क्या बनेगा गुणैः, रामेभ्यः हो गया, यहां गुणेभ्यः, गुणेभ्यः, यहां रामेभ्यः, यहां गुणेभ्यः, यहां रामाणाम, रामाणाम, यहां गुणानाम, गुणानाम, यहां रामेषु, यहां गुणेषु। समझ में आया? तो यहां पर देखें क्या देख रहे हैं हम, गुणैः, तृतीया का बहुवचन, इसमें लिखा है तृतीया का बहुवचन। देखें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तृतीया का बहुवचन रामैः, तो गुणैः बना, समान के नहीं बना? तो यहां पर हमारा तृतीया का बहुवचन। अब देखें चापलाय, क्या लिखा है चापलाय, चापल, चापल हमारा मूल शब्द है, देखें जरा, चापल हमारा क्या है मूल शब्द, और चापल हमारा मूल शब्द है तो राम के समान ही चलेगा। लेकिन राम के समान हम जैसे चला, रामः प्रथमा, ये एक वचन की बात कर, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, देख लिया। यहां होगा चपलः, चापल, चापलः, चापलम, चापलेन, चापलेन, चापलाय, चापलाय, चापलात, चापलात, चापलस्य, चापले, क्या बनेगा चापले, चापले। तो ये हमारा चापलाय कहाँ बना, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन बन गया कि नहीं बन गया, रामाय चापलाय। तो सारे मैं आपको ये सारे लिख के क्यों बता रहा हूं, एक दूसरे से कनेक्ट करके, ताकि आप इनके रूप ना सीख करके सरल रूप सीख लें और सारे रूप आप बना लें। इसके बाद देखेंगे मनीषिणाम, मनीषिणाम मनीषिन, मनीषिन हमारा शब्द है नकारांत, ठीक है ना, विद्वानों की बात कर रहे हैं, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा, मनीषि, मनीषिन, मनीषे, मनीषे, मनीषैः, फिर यहाँ मनीषिभिः, मनीषिभ्यः, मनीषिभ्यः, मनीषिणाम। अभी जैसे इसके जस्ट पहले बनाए थे ना, गुरवः, गुरून्, गुरुभिः, तो वहां बनेगा मनीषः, मनीषिः, मनीषैः, इस प्रकार से बन जाएंगे। फिर यहां बनेगा मनीषिभ्यः, मनीषिभ्यः, मनीषिणाम, ये लिखा हुआ है मनीषिणाम, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक। अब यहां से देखेंगे महीक्षिताम, क्या लिखा है महीक्षिताम, तो यहां देखें महीक्षितम, महीक्षित शब्द है तकारांत, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बन जाएगा महीक्षिताम, ठीक है ना, समझ में आया, महीक्षिताम षष्ठी विभक्ति। अच्छा यहां थोड़ा देखें बहुवचन होगा, यहां बहुवचन, ठीक है, ये हमारा बहुवचन में हो जाएगा। छंदसाम, वही छंदस हमारा सकारांत, सकारांत है, व्यंजनांत पद है, शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ये भी बन जाएगा छंदसाम। ये एक समान ही होते हैं, जितने भी हलंत के हैं एक रूप आपको सिखा देंगे तो सारे ये भी बनने लगेंगे, थोड़ा सा आपको हलंत वाले डिस्टर्ब कर रहे होंगे, ठीक। व्यंजनांत जिनमें व्यंजन पद अंत में है। आगे देखें पद परिचय धातु रूपों पर आधारित, कुछ पद परिचय दिए हुए हैं जो धातु रूपों पर क्या है आधारित है, उनको देखें। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है वक्षे, क्या दिया है वक्षे, तो वच धातु से बनेगा, किससे वच धातु से, और लिट लकार में बनेगा, किसमें लिट लकार भविष्यकाल,
लिट लकार भविष्य काल उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा। किसमें? उत्तम पुरुष एक वचन में। वक्षे वक्षा वहे वक्षा महे, इस प्रकार से बनता है। वक्षे वक्षा वहे वक्षा महे, इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है ना। ये उत्तम पुरुष है हमारा, उत्तम पुरुष। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। ठीक, आगे देखें। आसीत दिया है, अस धातु है, लंग लकार है, भूतकाल। क्या है ये? भूतकाल। भूतकाल, बीता हुआ भूतकाल। ये प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा लंग लकार में। ठीक है ना। लंग लकार हमारा होता है, जो अस धातु है, तो यहां पर हम देखें ये अस हो गया। ठीक, और शीत बनाना है, आशीत। अब इसके आगे एक आ और लगेगा, तो इन दोनों में होगा दीर्घ, तो ये हमारा क्या बनेगा? बड़ा आ, और सा बच गया। ठीक, अब लंग लकार में ईत, ईताम, इत, इस प्रकार से बनता है। ठीक, तो इसमें ईताम जोड़ना है, ईत जोड़ना है, सॉरी क्या जोड़ना है? ईत जोड़ना। ये तो ये जोड़ोगे तो बनेगा आसीत। क्या बनेगा? आसीत। और यहां बनेगा आसीताम, यहां बनेगा आसन। इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है ना। चले आगे देखें। ये हमारे कौन थे? धातु रूपों पर आधारित पद परिचय। धातु के बाद समास, एक दो समास दिए। तनु वाक विभवा, तनु वाक विभवा, तनु वाक एव विभवा यस्य सह बहुव्रीहि, तनु वाक एव विभवा यस्य सह बहुव्रीहि। ठीक, जो अल्प वाणी में सामर्थ्य, ऐसे कौन? कालिदास। कौन? कालिदास। महीक्षिता, क्या दिया हुआ है? महीक्षिता। महीम क्षियन्ति इति महीक्षिता, मही क्षियन्ति इति महीक्षिता, तेषाम उपपद तत्पुरुष समास। अब यहां पर जो पृथ्वी को पाल रहा हो, पृथ्वी को क्या है? दुह रहा हो, वह क्या है? महीक्षित है, महाराज है, राजा है, जो पृथ्वी का क्या करते हैं? दोहन करते हैं प्रजा रूपी रंजक गायों के द्वारा। आगे देखें। प्रत्यय दिए हुए हैं, प्रत्यय से कुछ पद बनाएंगे। आगत्य, आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। देखें, आ हमारा उपसर्ग है, गम हमारी धातु है, ल्यप हमारा प्रत्यय है, ल्यप। तो ल्यप प्रत्यय में पहले तो लसक्व तद्धिते, लसक्व तद्धिते, लसक्व तद्धिते सूत्र से लकार की संज्ञा और पा की हलंत्यम, हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से पा की संज्ञा। तस्य लोपा से दोनों का लोप, तो हमारे पास केवल या बचेगा। ठीक, अब गम धातु है हमारी, गम धातु है और आ उपसर्ग है। क्या है? आ उपसर्ग है, तो गम, आ गम ल्यप हो गया। अब यहां पर गम से गत बना लेंगे। क्या बना लेंगे? गम से गत, आ प्लस गत प्लस या, जोड़ दीजिए, वर्ण सम्मेलन करते तो बनेगा आ गत्य, बन जाएगा आ गत्य। फिर लिखा हुआ है प्रचोदिता, प्रचोदिता प्रा उपसर्ग है, चुद धातु है और कित प्रत्यय से प्रचोदिता बन जाएगा। अर्थात देखने के लिए, प्रसारित करने के लिए। देखें, इसमें प्रा उपसर्ग है, ये चुद धातु हो गई, फिर कित प्रत्यय हो गया। ठीक है ना। अब बात करें इसमें, तो धातु में गुण होगा, गुण के साथ में क्या होगा? इट का आगम होगा। देखें, ये प्राध हमारा हो गया प्रा उपसर्ग, और जब कित प्रत्यय में ककार की संज्ञा और तस्य लोपा से लोप होगा तो ता शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? ता। और जब ता इसमें जोड़ेंगे तो ये ऊ को ओ कर लेगा, तो चोद बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
चुद की जगह चोद हो जाएगा। अब इसमें इट का आगम करेंगे, देखें ये हमारा गुण हो गया धातु में, फिर इट का आगम कर लेंगे। क्या करेंगे? इट का आगम, और इट का आगम करेंगे तो ता हमारा अभिशेष रहेगा। टकार की क्या होगी? इस संज्ञा होगी। टकार की इस संज्ञा मतलब हलंत्यम तस्य लोपः, टा की इस संज्ञा, बचेगा शेष हमारे पास क्या? ई। तो ये हमारा चोद रहेगा ज्यों का त्यों, और ई हमारा शेष बचेगा और ता रहेगा। याद रखिएगा, ई हमारा समावेश करेगा धातु के साथ में। ठीक, तो ये बनेगा प्र चो और दी और ता, प्रचोदित, और विसर्ग लगाएंगे तो प्रचोदितः। फिर बनेगा, पुल्लिंग की बात करें, स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में आएगा प्रचोदिता, बड़ा ता हो जाएगा। और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ले जाएंगे तो इसमें तम लग जाएगा, तो हो जाएगा प्रचोदितम, दितम। ठीक है ना? तो ये पुल्लिंग, पुल्लिंग में प्रचोदितः, स्त्रीलिंग में प्रचोदिता, और नपुंसक लिंग में प्रचोदितम। समझ में आ गया? ठीक, अब बात करते हैं माननीय। क्या दिया हुआ है? माननीय। माननीय जो दिया हुआ है हमारा पद, उसमें देखें मान हमारा, मान धातु और अनियर प्रत्यय। क्या है? अनियर प्रत्यय। तो मान प्लस अनियर, 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 ये। अब इसमें र है तो इसकी हलंत्यम, हलंत्यम और तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? अनीय, अनीय रहेगा। इसके बाद मान रहेगा, मान। वर्ण सम्मेलन कृते करोगे तो बनेगा मान, पूरा हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा, नीया, माननीय विसर्ग में लग जाएगा। पुल्लिंग वाची माननीय, 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 माननीयम, मान नियम। अगर ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग बन जाएगा। चले आगे होगा, ये हमारे प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय हो गया, कित प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। ठीक है, अब आगे देखेंगे उसी क्रम में प्रत्यय के बाद दिया हुआ है श्लोकम पठित्वा। क्या दिया हुआ है? श्लोकम पठित्वा, श्लोक को पढ़कर। किसको पढ़कर? श्लोक को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नान उत्तरत। सबसे पहले तो देखें श्लोकम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति? द्वितीय। क्यों? तभी तो इसका अर्थ निकलेगा श्लोक को। पठित्वा में पठ धातु है और कित्वा प्रत्यय है। ठीक, पठ धातु में इट का आगम हो जाएगा और कित्वा में का की संज्ञा, लसक तद्धिते तस्य लोपः, तो त्वा शेष रहेगा। ता की संज्ञा फिर होगी और लोप होगा, तो बनेगा पठ प्लस ई प्लस त्वा। पद बनेगा क्या? पठित्वा। पठित्वा बनेगा कि नहीं बनेगा? पठित्वा। यहां तक तो समझ में आया। अब पठित्वा बन गया तो यहां पठित्वा, इसका अर्थ निकलेगा पढ़ करके। अर्थ क्या देगा ये? पढ़ कर के। अर्थ होगा हमारा पढ़ कर के। अधोलिखित प्रश्नानान, अधः प्लस लिखित प्रश्नान, प्रश्नान उत्तरत, ये लिखा है उत्तरत। ठीक, तो यहां ओ हो जाएगा तो विसर्ग की उत्त संधि हो जाएगी। ये जो हमारा उत्तरत लिखा है ये लोट लकार का है। किसका है ये? लोट लकार, आज्ञार्थक। किसका? आज्ञार्थक। आपको आज्ञार्थक में यहां आज्ञा दी जा रही है कि आप क्या करो? आज्ञार्थक। आपको आज्ञा दी जा रही है कि श्लोक को पढ़कर नीचे लिखे हुए, अधो माने नीचे, नीचे लिखे, लिखित माने लिखे हुए प्रश्नों के क्या करो? उत्तर दो। उत्तर दो।
तो नीचे क्या निर्देश दिया है ये देख लो, एक पदेन उत्तरत। क्या दिया है? एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद के द्वारा तृतीय विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? तृतीय विभक्ति लगी है, तो एक पद के द्वारा क्या देना है? उत्तर देना है। चलिए एक पद के द्वारा कैसे, यहां ये तो फिर समझ में आ गया ना, तो ये और ये सेम, लोट लकार आज्ञार्थक। चले आगे, केसाम गुणैः कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदिता। केसाम किसके गुणों के द्वारा सुन करके, कर्णम आगत्य चापलाय, चापलाय चंचलता के साथ, प्रचोदिता वर्णन किया जा रहा है। किसके गुणों का? तो बताएं किसके गुणों का? रघुनाम, रघुवंश के गुणों का, रघुवंश कुल के राजाओं के गुणों का। केसाम रघुनाम, केसाम रघुनाम, केसाम रघुनाम। अब केसाम क्यों आया है ये बात याद रख लेना। आपको मैंने कई बार बताया है कि किम के रूप नहीं भूलना है अगर प्रश्न निर्माण करना जानना है और प्रश्न हल करना है तो। बात क्यों? क्योंकि किम के रूप आप जब चलाएंगे तो यहां बनेगा आपका के, बहुवचन की बात कर रहा हूं केवल, के कान कई, केभ्या केसाम केसु। देखें ये कौन सी विभक्ति लगी हुई है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, षष्ठी विभक्ति लगी है ना। केसाम देख ले जरा, केसाम षष्ठी विभक्ति लगी, तो रघुनाम भी हमारी क्या है? षष्ठी विभक्ति है। इतना बस याद रखना कि जो यहां प्रश्नवाचक शब्द पूछेगा जिस विभक्ति में, आंसर उसी विभक्ति में ही होना चाहिए, अन्यथा आपका प्रश्न गलत होगा। ठीक है। हाँ, अब गुणई में तृतीय लगा, इससे कोई मतलब नहीं। कर्णम आगत्य लिखा, चापलाय लिखा, प्रचोदिता लिखा, इससे कोई मतलब नहीं हमें। क्यों? क्योंकि इसमें तृतीया लगी हुई है, इसमें कर्णम आगत्य में गम धातु से आगत्य मिला दिया गया है, दीर्घ संधि है। चापलाय यहां चतुर्थी लग गई है। प्रचोदिता में प्रा उपसर्ग पूर्वक चुद धातु और कित प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन प्रश्न तो बना है केसाम से, मूल तो इसमें क्या है? केसाम। उसी की जगह हमें जोड़ना पड़ेगा रघुनाम। रघुनाम गुणैः कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदिता। रघुकुल के वंशों के गुणों के द्वारा कर्ण सुनकर के, सुनो कानों से सुन करके, चंचलता के साथ उनका वर्णन कर रहा हूं। समझ में आया? अब राज्ञा नाम केमासीत, राजा का नाम राज्ञा, षष्ठी विभक्ति लगी है, तो राजा का नाम क्या था? कौन राजा का? जिसके गुणों का वर्णन किया जा रहा है, उस राजा का नाम क्या था? वैवस्वतः मनु। तो अब वैवस्वत मनु लिखा, या विसर्ग भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मां है तो यहां ओ कर दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, वैवस्वतो मनु। तो राज्ञा नाम केमासीत, राजा का नाम क्या है? मनु। क्या है? राजा का नाम मनु आसीत। अगर इसी को पूर्ण वाक्य में लिखना है तो पूर्ण वाक्य में आप कैसे लिखोगे? देखिए मैं बता दे रहा हूं। पूर्ण वाक्य में आपको लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, ये तो एक पद की प्रश्न है, लेकिन पूर्ण वाक्य में आ जाए, प्रश्न आ गया है, यहां पर लिख दिया उसने कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत। क्या लिखा है? पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। तो केसाम गुणैः कर्णम आगत्य, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाइयों, केसाम की जगह जोड़ देना है रघुनाम गुणैः। देखो सेम उतार दो पूरा, कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदिता। संस्कृत में बस सबसे प्यारा तो यही है, संस्कृत में सबसे प्यारा यही है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको और समस्या जा रही तो भी मैं बता दूं कि अगर आप इनको आगे पीछे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूछो कैसे? अगर आपके दिमाग में चल रहा है
कि आपने कहीं काटा पीटी नहीं करना है, आपने पहले लिख दिया है गुणई ही कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदिता, बाद में लिख देना रघुनाम। अर्थ आपका सही निकलेगा। बस रघुनाम होना चाहिए, जैसी विभक्ति इसमें है वैसी विभक्ति इसमें होनी चाहिए, आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। गुणई कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदिता रघुनाम। अगर जैसे लिखना है कर्णम आगत्य गुणई केसाम चापलाय प्रचोदिता, ऐसे लिखना है तो पहले लिखो कर्णम आगत्य रघुनाम गुणई ही चापलाय प्रचोदिता, उल्टा सीधा चाहे जैसा लिख करके आ जाओ, लेकिन विभक्ति सही होनी चाहिए। ये आपका यहां संस्कृत में सबसे बेस्ट आपके लिए है। चले आगे आगे देखते हैं। इसी प्रकार से सेम इसमें कर सकते हैं। राज्ञा नाम किम, तो किम की जगह भाई बसवतः मनु आसीत, आप इसको उठा करके इसमें जोड़ दें तो ये आपका पूर्ण वाक्य का उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे पूर्ण वाक्य उत्तर, ये आ गया है पूर्ण वाक्य में, तो देख लीजिए इसी का महीक्षिताम आद्य का आसीत। आज महीक्षिता माने राजाओं में, कहा माने कौन थे, आज जो है आगे सबसे सर्वोपरि कौन थे राजाओं में, वैवस्वत नाम मनु, ठीक है ना, सभी राजाओं में श्रेष्ठ थे, वही है। महीक्षिताम माने पृथ्वी के जितने भी राजा थे उनसे अग्रणी, आद्य माने सर्वोपरि, वैवस्वतो नाम मनु आसीत, वैवस्वत मनु थे। कौन थे, वैवस्वत मनु थे जो श्रेष्ठ थे। समझ में आया। तो वैवस्वत नाम के मनु राजा जो हुए वो सर्वश्रेष्ठ थे, किससे, सभी राजाओं में। ये हमारा पूर्ण वाक्य का उत्तर है। इसमें क्या कर दिया उन्होंने, देखो कह की जगह क्या जोड़ दिया, देखे जरा, केवल वैवस्वत नाम मनु, इतना जोड़ा, ये पूर्ण वाक्य बन गया है, बन गया पूर्ण वाक्य। अब आगे देख लीजिए, निर्देशानुसारेण उत्तरत, निर्देश के अनुसार यहां कुछ उत्तर दिए गए हैं, उनको देख लो। जो नीचे निर्देश दिया है उसी निर्देश के अनुसार, निर्देश प्लस अनुसारम, निर्देशानुसारम दीर्घ संधि, आगत्य इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। आगत्य जो शब्द दिया हुआ है, इत्यस्य माने इस जगह, यहां पर जो आगत्य है उसका प्रकृति और प्रत्यय विभागम माने अलग, कुरु कुरुत माने करो, कुरुत भी हमारा लोट लकार आज्ञार्थक है। अब बात करें तो प्रकृति क्या है, प्रकृति माने मूल धातु, प्रत्यय माने जो पीछे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखें आ हमारा उपसर्ग है, तो ये हमारा उपसर्ग है, यहां उपसर्ग तो पूछा नहीं गया लेकिन अलग तो करना पड़ेगा, ठीक। और धातु की बात करें तो इसमें गम धातु होगी, कौन सी धातु होगी, गम धातु होगी। और प्रत्यय की बात करें तो इसमें ल्यप प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय होगा, ठीक। अब बात करें जिस प्रकार से अभी प्रचोदिता देखा था ना, प्रचोदिता में प्रा उपसर्ग चुद धातु और हमारा कित प्रत्यय था, उसी प्रकार से इसमें आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय है। उसमें गुण हुआ था, चुद से चोद बना था, यहां गम से गत बन जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो आ गम ल्यप, देखिए कहीं पर भी अगर गुण होता है धातु में तो गुण करना पड़ता है, जहां पर परिवर्तन होगा ये हमारा भूतकाल का परिवर्तन है, इसीलिए गता आ रहा है, बीते हुए का बोध कराना है। आगे देखेंगे, वेदानाम इत्यस्य पर्याय पदम किम, वेद शब्द का पर्याय पद कौन सा है जो इस श्लोक में प्रयोग किया गया है, किसके नाम से यहां वेदों को जाना जा रहा है। तो आपने देखा होगा उन्होंने कहा था कि छंदशः प्रणवत छंदश, वेदा नाम, देखिए छंद शामवत आया था एक, देख लीजिए आप यहां पर, पहले इसका चेक कर लो, ऊपर का क्या है हमारा, ये आ प्लस गम प्लस ल्यप, ये आ प्लस गम प्लस ल्यप, आप इससे संतुष्ट हो गए। इसके बाद देख लो छंद शाम आ गया है, आ गया। वेदा नाम इत्यस्य पर्याय पदम, पर्याय माने पर्यायवाची, एक समान अर्थ का बोध कराने वाला पद हमारे इस श्लोक में कौन सा प्रयोग किया गया है, तो छंद शाम। नीचे दिया हुआ है आसीत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, आसीत माने था, बीते हुए की बात कर रहे हैं, इसका इस क्रियापद का कर्तृ माने कर्ता पद क्या है, इसमें कर्ता पद क्या है, कौन थे, तो इसमें देखो मनु थे, मनु ही थे ना, यहां तो किसकी बात की जा रही, कालिदास कह रहे हैं कि राजा मनु हुए थे, तो मनु इति कर्तृपदम, कौन है यहां, मनु इति कर्तृपदम, समझ में आ गया।
यहां मनु हो गए, मनु क्रियापदस्य हो गए, कर्तृपदम हो गए, ठीक, और यहां से पर्याय पदम भी हो गया। यहां ऐसा तो नहीं कि कोई चीज यहां पर ना बन रही हो आपसे, ठीक है। अब यहां देखें अन्वयम पूर्ति कुरुत, अन्वय पूर्ति करना है। अन्वय क्या पूर्ति करना है? किसी शब्द को एक व्यवस्थित क्रम में सिस्टम से रखना, अर्थात उसका सही रूप से अर्थ निकाला जा सके, वही अन्वय होता है। अन्वयम करणम चापलाय अपि तदगुणैः डस आगत्य तन वाग विवाह। यहां चापलाय सन करणम प्रचोदिता रघुणाम अपि वक्षे। रघुणाम अन्वयम अपि करणम आगत्य तनुवाग भी चापलाय। समझ में आया? उन्होंने क्या कहा था आपसे? ये कहा था कि देखे जरा, तदगुणैः करणम तनुवाग वाग्विवा अपि शन चापलाय प्रचोदिता रघुणाम अन्वयम वक्षे। मुझे लगता है चापलाय मैंने इसमें दूसरे नंबर में भर दिया था यहां, हाँ, तो ये थोड़ा चापलाय देखना। आगे देखेंगे, इसके बाद क्या है हमारा? अन्वय के बाद यहां पर हमारा ये भाग दूसरा पूर्ण होता है, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप किसी भी मीडियम से हो, आपको परेशान नहीं होना है, चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो आप, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं, यूपी बिहार बोर्ड आप कहीं से भी हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, लेकिन चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके साथ हमेशा तत्पर है। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट के साथ। और नए बच्चों के लिए मैं बता दूं, जो हमारे नए भाई जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि यहां पर ई नोट्स के माध्यम से और ई बुक्स के माध्यम से नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो नीचे लिंक पर जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप संपर्क करें और नोट्स भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और लाइक शेयर के साथ आपको बेल आइकन दबाना है, जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ।